Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 5, crafts and industries in the colonial period, means औपनिवेशिक काल में शिल्प और उद्योग. So let's start the new chapter. Before industrial revolution began in England, East India Company bought spices, textiles and other goods from India and exported them to England and the European countries, making enormous profit. इंग्लैंड में उद्योग क्रांति शुरू होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लेकर आई, उसने ख़रीदा मसाले, टेक्सटाइल एंड अदर जो गुड मटेरियल्स था वो भारत से ख़रीदा और एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड में. और यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो बहुत बड़े पैमाने पर उससे प्रॉफिट कमाती थी. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड स्टार्टेड फूडिंग द इंडियन मार्केट. हाउ डिड द इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री फेस दिस ट्रेमेंडियस चैलेंज. अब जब औद्योगिक क्रांति के बाद जो मशीन काफ़ी अच्छा मटेरियल्स बनाती थी, इंग्लैंड से काफ़ी अच्छा मटेरियल आता था, और जब उन्होंने स्टार्ट किया ये भारतीय मार्केट में, तो वो किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया. एक्सीलेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मीन्स भारतीय वस्त्रों की उत्कृष्टता. Indian textiles, especially cotton textiles, had been famous all over the world. Their fine quality and excellent design made them highly popular all over Asia. The European trading companies too sold them all over Europe, where they were much in demand among the elite upper classes. भारतीय टेक्सटाइल जो थी, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल यानी कॉटन के कपड़े की जो मिल्स थी, वो बहुत फेमस हुई पूरे संसार में, और काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छे डिज़ाइंस बनाती थी वो, और काफ़ी पॉपुलर भी हुई पूरे एशिया में. जो यूरोपियन ट्रेडिंग थी कंपनीज़, उन्होंने भी बेचा अपना पूरा माल यूरोप में, और कहाँ कहाँ तक उनकी जो डिमांड्स थी अपर क्लासेस की वो वहाँ आती थी. European traders first saw the fine cotton textiles from India with Arab merchants in a place called Mosul in Iraq. So these clothes began to be called muslin. Muslin from India became world famous for its fine texture. Printed cotton cloth from India was called chintz, and they were much in demand by the British aristocrats. यूरोपियन व्यापारी जो थे, फर्स्ट उन्होंने देखा जो काफ़ी अच्छा कॉटन का टेक्सटाइल है भारत में, तो उन्होंने क्या है, जो अरब के व्यापारी थे उनको इस जगह में मौसल कहा जाता था इराक में, तो उन्हें भी कहा गया, और उन्होंने क्या है, इस कपड़े की जो शुरुआत है वो मौसलिन से की. एक कपड़ा था जिसे मौसलिन कहा जाता था. तो मौसलिन जो है वो भारत से आया था, मौसलिन फ्रॉम इंडिया यानी भारत से आया था. बिकेम, अब वो जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देखते गए तो वो बहुत ज़्यादा फेमस टेक्सचर बन गया, काफ़ी अच्छा टेक्सचर था उसका. वो प्रिंटेड कॉटन का क्लोथ कपड़ा था जो भारत में चिंट्स नाम से कहा जाता था, यानी चिंट कहा जाता था उस कपड़े को. तो उसकी काफ़ी वो डिमांड रही थी, उनकी मांग थी, और ब्रिटिश लोग उसको काफ़ी मंगाते थे. द वर्ड chintz is derived from the Hindi word chintz, meaning a cloth with designs of small and colorful flowers. यानी कि जो ये शब्द है चिंट्स, ये हिंदी शब्द है, और ये जो चिंट्स है ये कपड़ा है जिसमें छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं. नेक्स्ट है डोमिनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी कि भारतीय वस्त्रों का वर्चस्व. Indian textiles dominated the world market till the end of the 18th century. Producers of wool and silk in England started protesting against the import of Indian cotton textiles. The British government tried to protect their local textiles industries by banning the use of chintz or printed cotton from India. But still, the Indian cotton textiles were in great demand due to their fine designs and superior quality.
भारतीय जो टेक्सटाइल्स थी उनको काफ़ी उन पर वर्ल्ड मार्केट पर वो हावी हो गई थी, और 18वीं शताब्दी के अंत में जो उत्पादक थे, जो वूल और सिल्क जो इंग्लैंड में उत्पादक करते थे उत्पादन, तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना इंपोर्ट, इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल का इंपोर्ट होता था उसके खिलाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की प्रोटेक्ट करने की, लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सुरक्षित करने की कोशिश की, और बाय बैनिंग द यूज़ ऑफ चिंट्स। और उन्होंने क्या किया, चिंट्स को बैन कर दिया, जो भी प्रिंटेड होता था कॉटन का भारत में उनको बैन कर दिया। लेकिन जो भारतीय कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत बड़ी मात्रा में उसका डिमांड होता था मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते थे और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही उच्च होती थी, उच्च किस्म की। अ सर्वर ब्लो टू इंडियन टेक्सटाइल्स मीन्स भारतीय वस्त्रों को गहरा आघात। The invention of the steam engine by Richard Arkwright brought about a revolution in cotton textiles production in England. Cotton cloths could be now woven at a much faster pace and in huge quantity. The entire weaving process was also much cheaper. अब जो खोज की गई थी जो स्टीम इंजन की रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, वही लाए थे एक कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन की क्रांति इंग्लैंड में। ठीक है, तो कॉटन जो क्लोथ्स था वो पहना जाता था, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में लोगों के द्वारा पहना जाता था, और जितनी भी बुनाई जो होती थी, सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ही सस्ता होता था। Now the hand-woven cotton textiles of India had to compete with the machine-made British textiles, which was cheaper and produced in vast quantity. अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो पहना जाता था कॉटन टेक्सटाइल भारत में, तो उसे कंप्लीट किया जाता था, मशीन के द्वारा बनाया जाता था। ब्रिटिश टेक्सटाइल जो होता था वो काफ़ी सस्ता होता था, और उससे अच्छी, उसके ब्रिटिश टेक्सटाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती थी उसकी, और अच्छा उत्पादन होता था। Moreover, when Indian textiles were imported to Britain, a very heavy custom duty was imposed to create unfavorable conditions for the Indian textile goods. अब जब जो भारतीय लोग थे जो टेक्सटाइल को इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, तो काफ़ी हैवी कस्टम ड्यूटी उनको देनी पड़ती थी, और उनकी इस तरीके से जो कंडीशन है भारतीय टेक्सटाइल की, तो माल तो काफ़ी अच्छा था लेकिन कस्टम ड्यूटी बहुत जाती थी, तो इस वजह से भी काफ़ी उनको लॉस हो रहा था। द रिजल्ट वॉज कैटास्ट्रॉफिक। ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल कैप्चर्ड द मार्केट्स ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड Africa and displacing the traditional domination of Indian cotton textiles industries. यानी बाद में जो इसका नतीजा निकला वो ये, तो रिजल्ट ये निकला कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ब्रिटिश मशीन जो कॉटन टेक्सटाइल बनाती थी वो पूरा उन्होंने मार्केट पर कब्जा कर लिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका की सारी मार्केट्स पर कब्जा कर लिया, और पारंपरिक जो उन्होंने वो हावी हो गई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर। Ruin of the Indian weavers मीन्स किस तरीके से वो डाउन होते चले गए भारतीय बुनकर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द मशीनाइज्ड प्रोडक्शंस ऑफ चीपर गुड्स। द इंडियन वीवर्स वर द मोस्ट अफेक्टेड लॉट इन इंडिया। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति थी उसे मार्क किया गया शुरुआत में, जो मशीनों से जिनका उत्पादन किया जाता था बहुत ही सस्ते दामों पर, ठीक है, लेकिन जो भारतीय बुनकर थे वो बहुत ही बुरी तरह इससे प्रभावित हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। Thousands of weavers were thrown out of employment. The most affected were the weavers of Bengal. हज़ारों की मात्रा में जो बुनकर थे वो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट उनका, यानी कि जो उनकी जॉब थी वो हटती जा रही थी, रोज़गार उनसे छिनता जा रहा था, बुरी तरह से वो प्रभावित हो रहे थे जो बंगाल के बुनकर हैं। सेकेंड है, बाय द मिडल ऑफ द 19th century, machine made cotton clothes of Britain captured India market. Indian weavers and spinners lost their livelihood and were ruined. अब जो 19वीं शताब्दी के मिडल में, मध्य में,
जो मशीन से कॉटन क्लोथ बनाया जाता था, ब्रिटेन ने पूरा कब्जा कर लिया था भारतीय मार्केट पर। और जो भारतीय बुनकर थे, जो स्पिनर्स थे, उनका जो जीविका है वो भी ख़त्म होती जा रही थी और वो बर्बाद हो रहे थे। नंबर 3 है, दीज क्राफ्टमैन वर फोर्स्ड टू लीव देयर इंडस्ट्रियल प्रोफेशन. Many became agricultural laborers, some migrated to the cities for work, while some others joined the cotton mills that came up in Bombay, Nagpur, Kanpur, etc. Some of them also went out to work in the plantation in Africa and South America. Ruin of the Indian weavers was one of the greatest tragedies of India. अब जो शिल्पकार थे उनको दबाव दिया जाता था कि वो अपना जो पूर्वज हैं उनका प्रोफेशन छोड़ दें, यानी कि उनका जो पूर्वजों के टाइम का जो काम चलता आ रहा था वो उनको छोड़ दें, उन पर दबाव बनाया जाता था। और काफ़ी जो कृषि लेबर थी, कृषि में जो काम करते थे वो लेबर थी, तो वो उनमें से कुछ तो माइग्रेट कर सिटीज़ में चले गए थे काम के लिए, और दूसरी कॉटन मिल्स उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और कुछ जो हैं वो बॉम्बे, नागपुर और कानपुर में चले गए थे। अब जो बाकी थे वो जैसे कि वो भी काम की तलाश में, वो जैसे कि जो भी प्लांटेशन होता है वर्क का, तो वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में चले गए थे। तो जो भारतीय बुनकर थे वो बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे, और उनके साथ में एक बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी है भारत में हो गई थी, जो कि ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के नाम से जानी जा रही थी।